आज हमारा जो मोटिव है एमसीक्यू जो प्रॉब्लम हम लोग आज करेंगे, नियर अबाउट 31 क्वेश्चन करेंगे हम लोग, जिसमें इफ़िशियंसी पर बेस्ड ऑन प्रॉब्लम करेंगे और वोल्टेज रेगुलेशन पर। ठीक है, कि डिफरेंट टाइप वोल्टेज मतलब इफ़िशियंसी पे जो प्रॉब्लम होती है उसको हाउ टू कैटेगराइज एंड वोल्टेज रेगुलेशन एमसीक्यू प्रॉब्लम होगी एसएससी जेई के, एसएससी ए मतलब एसएससी जेई और ए करस्पॉन्डिंग जितने भी स्टेट लेवल के और नेशनल लेवल के हैं उसके करस्पॉन्डिंग। ठीक है, तो बस और आपको ये पता चलेगा कि हमने जो डिटेल में क्यों कराया था, हर चीज़ें हमने डिटेल में डिस्कस क्यों की थी, वो सब इसमें आ जाएगा। बस इस क्वेश्चन जितने क्वेश्चन हैं बस इसको कर लोगे और जो हमने थ्योरी कराई थी उस पोर्शन के बाद इसको अगर कर लोगे, इसके बाद आपको फिर बुक खोलने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, कभी भी नहीं पड़ेगी, क्योंकि एक एक चीज़ क्लियर हो जाएगा, क्योंकि हर टाइप के क्वेश्चन हमने इसमें डिस्कस कर रखे हैं। ठीक है, इसमें कुछ थ्योरेटिकल होंगे, कुछ न्यूमेरिकल वाले भी क्वेश्चन डाल रखे, क्योंकि यहाँ पे न्यूमेरिकल वाले क्वेश्चन 1 लाइनर 2 लाइनर होते हैं, उससे ज़्यादा बड़े नहीं होते, तो वो आप बिना कैलसी के भी कर सकते हो। ठीक है, तो दैट्स वाई ध्यान से सुनो और आंसर आप लोग कमेंट में जरूर लिखो। ठीक है, 1 बाय 1। और जो बच्चे जैसे मान लो जो लाइव में नहीं हो पा रहे हैं, तो वो जब भी उसको देखें तो भी अपने हिसाब से उसको सॉल्व करने का प्रयास करो, और फिर इसके बाद जो हम बताते हैं आंसर उसको उससे मैच करा लो कि हमने सही किया कि नहीं। लेकिन पूरा देखो, उससे फ़ायदा ये मिलेगा, बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। हमने बहुत रिसर्च करके इन चीज़ों को तैयार किया है, जिससे आपको फ्यूचर में बहुत इफ़ेक्टिव होगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो वैसे हमने डिटेल में डिस्कस भी किया था, चलिए स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन विल बी द एफिशिएंसी ऑफ ए ट्रांसफार्मर मैक्सिमम एफिशिएंसी के लिए क्या कंडीशन थी, याद करो। हमने जब बताया था तो मैक्सिमम एफिशिएंसी के लिए हमने क्या बताया था कि जो कि कॉपर लॉस दिस इक्वल टू आयरन लॉस के बराबर होता है। देखो पहला क्वेश्चन यही, खैर चलो ऑप्शन में देखते हैं कौन कौन बता रहा है। कॉपर लॉस, हिस्टेरेसिस लॉस, नो। पहला ऑप्शन यही है ना, नहीं। हिस्टेरेसिस लॉस दिस इक्वल टू एडी करंट लॉस, नो। एडी करंट लॉस दिस इक्वल टू कॉपर लॉस, नो। कॉपर लॉस दिस इक्वल टू आयरन लॉस होता है। लेकिन अगर कभी लिख दे कि फुल लोड कॉपर लॉस दिस इक्वल टू आयरन लॉस, तो वो भी ऑप्शन में नहीं होगा, ये याद रखना। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा, सिर्फ कॉपर लॉस दिस इक्वल टू आयरन लॉस। जो कॉपर लॉस है दिस इक्वल टू आयरन लॉस पी आई, मतलब ये एक्स स्क्वायर इंटू फुल लोड कॉपर लॉस वाला, ठीक है, इंटू पी आई। ये नहीं कि पी सी एफ फॉर मैक्सिमम एफिशिएंसी के लिए, फॉर मैक्सिमम एफिशिएंसी। ठीक है, एफिशिएंसी के लिए ये कंडीशन होती है ना। तो विच वन इज करेक्ट, डी इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, देखते हैं कितने लोगों ने सही किया। रीजन देखें कौन लिखा है, व्हेन द वेरिएबल। बहुत अच्छा एक्सप्लेनेशन किया है सर। व्हेन द वेरिएबल कॉपर लॉसेस ऑफ ए ट्रांसफार्मर बिकम इक्वल टू द फिक्स आयरन लॉस ऑफ ए ट्रांसफार्मर, व्हेन विल बी गेट मैक्सिमम एफिशिएंसी। गुड, बहुत अच्छे, बहुत सही एक्सप्लेनेशन, बहुत अच्छे। मतलब लग रहा है कि पढ़ाने का कुछ इफेक्ट तो पड़ा है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, कोई दिक्कत नहीं, बहुत अच्छे। ऐसे ही कि रीजन के साथ उससे क्या हो, कॉन्फिडेंस बढ़ता है कि आप सब्जेक्टिव में भी बैठोगे तो अच्छा एक्सप्लेनेशन दोगे, तभी फ़ायदा है ना, इतना नहीं तो फ़ायदा क्या है इतना डिटेल में पढ़ाने का। एफिशिएंसी ऑफ पावर ट्रांसफार्मर इज़ नियर टू, किसके करस्पॉन्डिंग, ए की 100 की 98, कितने लोग 98 90, अरे वाह, बी की तो लाइन लग गई आज। रीजन थोड़ा लिख दो हमको, क्यों होता है ऑलवेज 90, हाँ 90% से ऑलवेज होता है। हाई इफिशिएंसी डिवाइस होता है ना, सेट हाईली इफिशिएंट डिवाइस। रीजन बताओ, जनरेटर मोटर करस्पॉन्डिंग क्यों, हाँ सर, रोटेशनल लॉस क्या होता है, 0। तो विच वन इज करेक्ट, बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। चलो नेक्स्ट पढ़ते हैं। सही है, बहुत अच्छे। देखो क्वेश्चन को एकदम पूरा पढ़ो। हाँ, ऑन विच फैक्टर ट्रांसफार्मर रूटिंग एफिशिएंसी डिपेंड अपॉन, बताओ ऑन विच फैक्टर ट्रांसफार्मर रूटीन एफिशिएंसी डिपेंड्स अपॉन। रूटीन एफिशिएंसी करस्पॉन्डिंग बात करें, ठीक है।
तो किस पे डिपेंड कर, सप्लाई फ्रीक्वेंसी, लोड करंट, पावर फैक्टर ऑफ द लोड, कि लोड करंट एंड पावर फैक्टर ऑफ द लोड। देखो हाँ गुड, इफिशिएंसी क्या होती है, आउटपुट डिवाइड बाय इनपुट, इनपुट पावर, ठीक है ठीक है। ये दोनों ही किस पे डिपेंड करते हैं, पावर फैक्टर पे नहीं, जो पावर है आउटपुट पावर है वो पावर फैक्टर पे डिपेंड करती है नहीं, लिखते हैं कि आउटपुट पावर डिवाइड आउटपुट प्लस लॉसेस, ठीक है। तो लोड वोल्टेज तो कैलकुलेट करते ही हम लोग हैं, ठीक है, कोई दिक्कत। लोड करंट भी रिस्पॉन्सिबल होती है, तो विच वन इज करेक्ट, मोर इफेक्टिव, सर डी। हाँ सप्लाई अच्छा ए किसने लिखा, सप्लाई फ्रीक्वेंसी किसकी वजह से जी, सप्लाई फ्रीक्वेंसी तो ऑलवेज क्या मिलती है, कांस्टेंट होती है ना, सप्लाई 50 हर्ट्ज वो तो फिक्स रहेगी ना, ठीक है। तो रीज़न समझ में आया कि नहीं, कि लोड करंट एंड पावर फैक्टर ऑफ द लोड, ठीक है। तो इफिशिएंसी जो होती है किसके, आउटपुट डिवाइड बाय आउटपुट प्लस लॉसेस। तो आउटपुट पावर जो होती है ऐसे ही देख लो, वो पावर फैक्टर पे डिपेंड कर रहा है नहीं, और लोड पे करंट पे भी। तो कहने का मतलब ये हुआ कि लोड करंट पे भी डिपेंड करेगा, पावर फैक्टर ऑफ द लोड पे भी। लोड का पावर फैक्टर क्या है उसके करस्पॉन्डिंग भी इफिशिएंसी क्या होगी, बढ़ेगी घटेगी, कि नाउ तो विच वन इज करेक्ट, डी इज द करेक्ट ऑप्शन। सही है ना जी, बोलो कोई डाउट हो तो पूछो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छे। चलो इसका भी आंसर बता, नॉर्मल ट्रांसफार्मर आर डिज़ाइन टू हैव मैक्सिमम एफिशिएंसी। नॉर्मल ट्रांसफार्मर जो डिज़ाइन किया जाता है मैक्सिमम एफिशिएंसी के लिए एट नियर फुल लोड, कि 70% ऑफ फुल लोड, कि 50% ऑफ फुल लोड, की नो लोड। बताओ जब ट्रांसफार्मर को डिज़ाइन करना पसंद करोगे तो हम लोग किसके करस्पॉन्ड डिज़ाइन करना पसंद करेंगे, डिज़ाइन टू फुल लोड के करस्पॉन्डिंग ने, नियरली फुल लोड हम ज़्यादा से ज़्यादा एडवांटेज लेना चाहेंगे ना, दैट्स वाई। हाँ रीजन बताओ। मैक्सिमम एफिशिएंसी मिलती है रेटेड वोल्टेज पे, गुड, बहुत सही लिखा है। एवरी डिवाइस इज द मैन्युफैक्चरिंग टू बी गेट मैक्सिमम एफिशिएंसी एज अ रेटेड लोड, दैट इज फुल लोड। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, सही एक्सप्लेनेशन। थर्ड द ट्रांसफर, मैक्सिमम एफिशिएंसी के लिए हमको मैक्सिमम एफिशिएंसी कब मिलती है, रेटेड लोड पे मिलती है। चलो कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट वन, तो कौन सा ऑप्शन हो गया, ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन। तो ये क्वेश्चन नंबर कौन सा था, 4। चलिए फिफ्थ देखते हैं, फिफ्थ क्या मिलता है हमको, ठीक है। चलिए फिफ्थ क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने ही रहा। बताइए क्वेश्चन करस्पॉन्डिंग क्या है, एट विच लोड कंडीशन मैक्सिमम एफिशिएंसी ऑफ ए डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर विल बी अचीव। अच्छा, एट विच लोड कंडीशन मैक्सिमम एफिशिएंसी ऑफ ए डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर विल बी अचीव, 60%, 80% की नो लोड की फुल लोड। बताओ जल्दी, फुल लोड पे तो होता नहीं है, बताया था रीजन। यहाँ पे बात हो रही है डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर करस्पॉन्डिंग, पावर ट्रांसफार्मर नहीं बल्कि डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर। डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर बताया था हमने कि 60 to 65% होता है ना फुल लोड। मैक्सिमम एफिशिएंसी होती है 60 to 65 लोड के करस्पॉन्डिंग। बताया था, डिटेल में डिस्कस भी किया था, क्योंकि एक साथ सभी के सभी ऑन नहीं हो सकते, पैरेलल में बहुत सारे अगर लोड कनेक्ट है, मान लो मोहल्ले में ही, तो सब ऐसा थोड़ी कि सभी के सभी लोग जो है एक साथ जो है रन करा रहे हैं। इवन समर में अगर कोई फेस्टिवल भी आता है तो सबके घर के अगर लाइट ऑफ ऑन है तो कोई ज़रूरी नहीं है कि अगर कि एसी और आपका जो रूम हीटर है वो दोनों ऑन हो, एक साथ तो पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो वो फुल लोड पे तो कभी हम वर्क ही नहीं कराते ना, दैट्स वाई रीजन। तो कौन सा हो गया, बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। चलो, तो बहुत डिटेल में डिस्कस भी किया था हमने जब डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर। खैर सब जिन लोगों को कन्फ्यूज़न है वो जाके वहाँ पे देख लेंगे कि सर कैसे हुआ था ये सब चीज़ें, 60% कैसे, ठीक है। हाँ जो लास्ट में जो, हाँ जो रिसेंटली ज्वाइन किए होंगे। नाउ नेक्स्ट वन, द पावर ट्रांसफार्मर अदर दैन डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर आर जनरली डिजाइन टू हैव मैक्सिमम एफिशिएंसी अराउंड नो लोड, हाफ लोड, नियर फुल लोड, 10% ऑफ ओवरलोड। कौन सा होगा बोलो,
बोलो जल्दी से। पावर ट्रांसफार्मर की बात हो रही है। डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर वो 60% करस्पॉन्डिंग होता है। पावर ट्रांसफार्मर की जो हम लोग ऑर्डिनरी ट्रांसफार्मर की बात करते हैं वो कैसे करस्पॉन्डिंग होता है, नियर फुल लोड। ये तो बताया था, अभी क्वेश्चन आया था ना। अब सब बताएं, देखो ये सब देखो, अब समझ में आ रहा होगा क्यों हमने डिटेल डिस्कस किया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तो विच वन इज करेक्ट, सी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 7। For a transformer given operating at constant load current, maximum efficiency will occur. मैक्सिमम इफिशियंसी अकर करती 0.8 लीडिंग पावर फैक्टर पे, 0.8 लैगिंग पावर फैक्टर पे, कि 0 पावर फैक्टर पे, कि यूनिटी पावर फैक्टर करस्पॉन्डिंग फॉर ए ट्रांसफार्मर गिवन ऑपरेटिंग एट ए कांस्टेंट लोड करंट। एक जो ट्रांसफार्मर है वो कांस्टेंट लोड करंट के करस्पॉन्डिंग ऑपरेट करता है, कांस्टेंट लोड करंट, तो मैक्सिमम इफिशियंसी विल बी अकर। तो मैक्सिमम इफिशियंसी जो है अकर करती है, बताओ जल्दी से कौन सा होगा मैक्सिमम इफिशियंसी के लिए। अरे 0 पावर फैक्टर कहाँ से आ गया जी हैं? मैक्सिमम इफिशियंसी का मतलब क्या होता है, देखो P0 की वैल्यू अगर लिखोगे तो P0 की वैल्यू क्या होती है, V जो हम लोग लिखते थे ना, x इंटू एस नॉट कॉस फाई डिवाइड बाई एस इंटू एस नॉट कॉस फाई प्लस पी आई प्लस एक्स स्क्वायर इंटू पी सी एफ। ये होता है इफिशियंसी की बात हो रही है, तो ये बात हो रही है। अब ये बोला है कि फॉर मैक्सिमम इफिशियंसी के लिए, मैक्सिमम इफिशियंसी की बात करें तो मैक्सिमम इफिशियंसी में हमको ये इसके बराबर मिलता था कि ठीक है ये इसके बराबर हो गया, कोई दिक्कत नहीं। तो ये जो 2 टाइम्स आप ऐसे लिख सकते हो कि ठीक है कोई दिक्कत नहीं। तो फैक्टर देखो, फैक्टर से ही देख लो। अब ये बोला 0.8 लीडिंग पावर फैक्टर, 0 लैगिंग पावर फैक्टर, लीडिंग लेंगे यहाँ पे। अगर मैक्सिमम एफिशिएंसी चाहते तो इसकी वैल्यू क्या करें, 1 कर दें तो बहुत ज़्यादा एडवांटेजेबल होगा। तो क्या होगा, यूनिटी पावर फैक्टर। कौन सा होगा, फॉर यूनिटी पावर फैक्टर के लिए नहीं। कांस्टेंट लोड ऑपरेटिंग एट ए कांस्टेंट लोड करंट, मैक्सिमम एफिशिएंसी विल अकर एट, कब अकर करेगी, जब पावर फैक्टर कैसा होगा, यूनिटी होगा ना। जब ये यूनिटी होगा तो एस इंटू एस नॉट डिवाइड बाई एस नॉट इंटू एस इंटू एस नॉट प्लस 2x स्क्वायर इंटू फुल लोड कॉपर लॉस। बोलो बोलो कोई दिक्कत, कौन सा होगा ऑप्शन, डी इज द करेक्ट ऑप्शन। बहुत अच्छे, हाँ सर पता था। रीजन मेन होता है ना, रीजन पता नहीं हो जब तक आप एक्सप्लेन नहीं कर सकते तब तक इसका मतलब आप नहीं जानते। रीजन जानना बहुत ज़रूरी है। व्हेन द एफिशिएंसी ऑफ अ ट्रांसफार्मर अंडर हैवी लोड इज कंपैरेटिवली लो, वाई एफिशिएंसी ऑफ अ ट्रांसफार्मर अंडर हैवी लोड इज कंपैरेटिवली लो, कॉपर लॉस बिकम हाई। बोलो बताओ कौन होगा, कौन सा ऑप्शन होगा, कॉपर लॉस बिकम हाई। बोला ना हैवी लोड, हैवी लोड का मतलब क्या होगा, नॉर्मल सी बात है कि हैवी लोड का मतलब जब लोड की बात होती है तो इसका मतलब करंट क्या है, ज़्यादा है। जब करंट ज़्यादा होगी तो ये जो हमने लिखा था पी आई प्लस ये क्या मिलेगा, हमको ज़्यादा मिलेगा। ठीक है, ये हमको क्या मिलेगा, ज़्यादा मिलेगा। तो वाई इफिशिएंसी ऑफ ट्रांसफार्मर अंडर हैवी लोड इज़ कंपैरेटिवली लो मिलेगी। भाई ये जब ज़्यादा मिलेगा तो ये क्या हो जाएगा, लो कम हो जाएगा। सिंपल सी फ्री का नंबर है, ये सब ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। हाँ रीज़न क्या लिखा तुम लोगों ने, बहुत अच्छा रीज़न है कि इसने, अच्छा पहले पढ़ लेते हैं। तो ठीक है, पहला है कॉपर लॉस बिकम हाई इज़ प्रोपोर्शनल टू द आउटपुट, कॉपर लॉस। दूसरा है आयरन लॉस इंक्रीज कंसिडरेबल, आयरन लॉस नहीं, इससे कोई मतलब ही नहीं। हैवी लोड से आयरन लॉस का क्या मतलब, कोई मतलब नहीं है। ठीक है, वो तो करंट डिपेंडेंट होता है ना, तो वो कॉपर लॉस पे ही डिपेंड करेगा। वोल्टेज ड्रॉप इन प्राइमरी एंड सेकेंडरी बिकम लार्ज, इससे क्या मतलब है, लार्ज सेकेंडरी आउटपुट इज मच लेस एज कंपेयर टू प्राइमरी इनपुट। ठीक है, तो यहाँ पे हैवी लोड का मतलब सिर्फ यही है कि हैवी लोड करंट ड्रॉ बाय ट्रांसफार्मर सर्किट जो होगा
जो वेरिएबल कॉपर लॉस है वो क्या होता है, स्क्वायर ऑफ द करंट होता है ना। तो हाई कॉपर लॉस प्रोपोर्शनल टू आउटपुट। तो इफ़िशियंसी क्या होगी, इफ़िशियंसी P0 जो होता है वो प्रोपोर्शनल होता है आई स्क्वायर के ना। तो दैट्स वाई इफ़िशियंसी क्या हो जाएगी, लो हो जाएगी। ठीक है, जो P0 है, P0 अरे PCF जो है वो किसके करस्पॉन्डिंग है, फुल लोड कॉपर लॉस। ये आई स्क्वायर, ये आप ऐसे भी सकते हो, सिर्फ कॉपर लॉस की बात करें तो ये एक्स स्क्वायर इंटू आई स्क्वायर हाई फुल लोड इंटू आर। तो ये जब इंक्रीज़ करेगा, जब ये ज़्यादा होगा तो ये भी क्या होगा, इंक्रीज़ करेगा। ठीक है, तो कॉपर लॉस बिकम हाई इज प्रोपोर्शनल टू द आउटपुट। तो ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन। इससे एफिशिएंसी क्या होगी, जब ये बढ़ेगा तो एफिशिएंसी डिक्रीज करेगी। रीजन समझ में आ गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। बोलो, किसी को डाउट हो तो पूछो जल्दी से, बोलो। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन करस्पॉन्डिंग। क्वेश्चन नंबर कौन सा था ये, 8, 9। अब ये 9 क्वेश्चन नंबर, द एफिशिएंसी ऑफ ट्रांसफार्मर कंपेयर्ड टू इलेक्ट्रिक मोटर ऑफ द सेम पावर आर अबाउट द सेम, मच स्मॉलर, मच हायर, कैन नॉट बी कमेंट। बताओ ये तो सबको पता है, मच हायर है, सबको आंख बंद करके। क्यों, रोटेशनल लॉस क्या है इसमें, 0 होता है ना, रोटेशनल लॉस नहीं होता है ना, दैट्स वाई एफिशिएंसी हमको क्या मिलती है। देखो एफिशिएंसी में कोई रोटेशनल लॉस का है, दैट्स वाई। तो एफिशिएंसी हमको क्या मिलेगी, ज़्यादा मिलेगी किसकी, ट्रांसफार्मर की। क्या लिखा बंदे ने, अच्छा, ट्रांसफार्मर इज अ हाईली डिवाइस कंपेयर टू ऑल इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट। गुड, इन मोटर वी आर नीडेड टू एड वाइंडिंग एंड फ्रिक्शन लॉसेस अलॉन्ग द कॉपर लॉस, आयरन लॉसेस। ठीक है, कुछ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, सही है। ठीक है, मतलब समझ में आ गया ना, मच हायर क्यों होगा, क्योंकि रोटेशनल पार्ट नहीं होता, इस वजह से इसकी ज़्यादा मिलती है। ठीक है, बस ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत है नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 के करस्पॉन्डिंग, एक सेकेंड, ये कुछ ज़्यादा इधर उधर हो गया क्या। हाँ, ट्रांसफार्मर हैविंग मैक्सिमम एफिशिएंसी एट 75% फुल लोड विल हैव रेशियो ऑफ आयरन लॉस एंड फुल लोड कॉपर लॉस विल बी। बताओ, आयरन लॉस मैक्सिमम एफिशिएंसी करस्पॉन्डिंग, मैक्सिमम एफिशिएंसी PI दिस बी इक्वल टू एक्स स्क्वायर इंटू PCF। अब ये बोला है ना फुल लोड, एक्स की वैल्यू 75 मतलब 3/4, तो ये हो जाएगा 9/16 PCF। ठीक है, तो कितना हो जाएगा जी एक्स की वैल्यू, ये बोला ना द रेशियो फुल लोड विल हैव द रेशियो ऑफ आयरन लॉस एंड फुल लोड कॉपर लॉस। आयरन लॉस देखो यही है ना, PI डिवाइड बाई PCF, कितना 9/16। ठीक है, बोलो तो कौन सा ऑप्शन, सी इज द करेक्ट ऑप्शन। बोलो, किसी को डाउट हो तो पूछो जल्दी से। फार्मूला बेस्ड था ना एकदम, देखो एकदम फंडामेंटल पे आ गया, ऐसे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो अब मुझे नहीं लगता कि ये जो आज जो क्लास करवा रहे हैं, इन सबको क्लास कराने के बाद आपको पढ़ने की ज़रूरत पड़ेगी, अगर आपने एक बार ढंग से कर लिया तो। अब ढंग से नहीं करेंगे तो बात अलग है। इसलिए जब क्लास स्टार्ट करते हैं, जो टॉपिक बोलते हैं उस टॉपिक को ढंग से रीड, अभी ट्रांसफार्मर चला है तो ट्रांसफार्मर को ढंग से रीड कर लो। व्हाट इज़ द करेक्ट फार्मूला ऑफ एफिशिएंसी ऑफ ए डिवाइस। ठीक है, व्हाट इज़ द करेक्ट फार्मूला। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है,
व्हाट इज द करेक्ट फार्मूला ऑफ एफिशिएंसी ऑफ ए डिवाइस? इनपुट डिवाइड बाय आउटपुट, आउटपुट बाई लॉसेस नहीं, 1 माइनस लॉसेस डिवाइड बाई, अच्छा 1 माइनस क्या लिखा है, लॉसेस डिवाइड बाय क्या है, आउटपुट प्लस लॉसेस, आउटपुट प्लस लॉसेस। ठीक है, अब बताओ जो इफिशिएंसी इसका अंदर मल्टी, हाँ तो यही बनेगा, यही तो है ये तो यही क्या है, आउटपुट डिवाइडेड बाई आउटपुट प्लस लॉसेस। ठीक है, तो विच वन इज करेक्ट? सी इज द करेक्ट ऑप्शन। सब पता कैसे चलेगा? अरे करना पड़ेगा। ठीक है, फार्मूला देखो पहले हमको पता होना चाहिए क्या होता है, आउटपुट डिवाइड बाय आउटपुट प्लस लॉसेस। ठीक है, तो बस उसी करस्पॉन्डिंग सॉल्व करके देख लो, क्योंकि इनपुट डिवाइड बाय आउटपुट तो होता नहीं है, आउटपुट डिवाइड बाय इनपुट होता है, इनपुट को ही तो आउटपुट प्लस लॉसेस लिखते हैं बस। ठीक है, बोलो, तो सी इज द करेक्ट ऑप्शन, बोलो सी इज द। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन क्लियर है? देखते कितने लोग बताते हैं आंसर। क्या बोला, ए 500 kVA ट्रांसफार्मर है, ट्रांसफार्मर की रेटिंग कितनी दी है, 500 kVA। ठीक है, kVA करस्पॉन्डिंग है और इफिशिएंसी दोनों के लिए सेम है, ये भी 95%, मतलब n की वैल्यू तो सेम है और ये 500। अच्छा पावर फैक्टर क्या है, पावर फैक्टर यूनिटी बोला है ना 1, और एक बार बोला है x की वैल्यू फुल लोड नहीं, क्वेश्चन को रीड कर लो, ए 500 kVA ट्रांसफार्मर इज हैविंग इफिशिएंसी 95% एट फुल लोड करस्पॉन्डिंग एंड आल्सो, मतलब सेम इफिशिएंसी है एट 60% ऑफ द फुल लोड, बोथ एट यूनिटी पावर फैक्टर करस्पॉन्डिंग। ठीक है, तो हमको देन पी आई की वैल्यू निकालना है, मतलब आयरन लॉस। ठीक है, तो जब एट एक्स दिस इक्वल टू 1 होगा तो इसी फार्मूला वैल्यू पुट कर दो, और कॉस फाई क्या होगा 1 के करस्पॉन्डिंग, तो यहाँ पे मिलेगा ये 500 प्लस पी आई प्लस फुल लोड कॉपर लॉस। ठीक है, फिर जब x की वैल्यू किसके करस्पॉन्डिंग 0.6 एंड कॉस 5 फिर अगेन कितना है 1। ठीक है, तो 500 इंटू 1 सब कुछ नहीं, यहाँ पे 0.6, ये हो जाएगा 0.6 इंटू 500 प्लस पी आई प्लस 0.6 का होल स्क्वायर इंटू फुल लोड कॉपर लॉस। बस इन दोनों को इक्वल कर दो, क्योंकि एफिशिएंसी क्या है दोनों केस में सेम है, तो हमको पी आई की वैल्यू डिटरमाइन करनी है। चलो कोई नहीं, तो बताओ 500 डिवाइड बाय क्या लिखोगे, 500 प्लस पी आई प्लस पी सी एफ। क्लियर है, बोलो। वैल्यू सॉल्व करो कल से थोड़ा, ये कितना होगा 5 इंटू 0.6 दैट इज़ 30, मतलब 300 डिवाइड बाई ये हो जाएगा 300 नीचे भी, और पी आई प्लस 0.36 पी सी एफ। ठीक है, चलो तो ये 0 से 0, ये 0 से 0, इसका इसमें मल्टी, ये 1500 प्लस 5 इंटू पी आई प्लस 0.3 इंटू 5 इंटू पी सी एफ दिस इक्वल टू इसका इसमें, तो ये हो जाएगा 1500। अच्छा कैंसिल हो गया है, तो ये इसके साथ नहीं, इसके साथ हाँ ये कैंसिल, ये प्लस पी आई प्लस ये किसके करस्पॉन्डिंग 3 इंटू पी आई प्लस 3 इंटू पी सी एफ। ठीक है, ये इसको खा जाएगा, ये इसको इधर लाओ तो ये 2 पी आई दिस इक्वल टू माइनस, अच्छा 3 माइनस 5.36 इंटू 5 कर दो तो ये कितना 1.8 इंटू पी सी एफ। ठीक है, तो पी आई की वैल्यू किसके करस्पॉन्डिंग मिलेगी, दैट इज़ 1.2 डिवाइड बाई 2 0.6 पी सी एफ। ठीक है, और कुछ दिया हुआ है पहले तो क्लियर है कि नहीं, पहले यहाँ तक तो किसी को डाउट नहीं होना चाहिए, कैसे तो कैसे हमको जो पी सी एफ मिल गया किसके करस्पॉन्डिंग मिल गया, लाइक दिस वन, पी आई और पी सी एफ में एक रिलेशन मिल गया। थोड़ा लंबा जाएगा क्वेश्चन ये, और अब इसको क्या कर दो,
ये 0.95 है, अब इसमें वैल्यू पुट कर दो, नहीं चाहे उसके करस्पॉन्डिंग, अब जहाँ पे पी आई है हमको पी आई निकालना है ना, तो इसकी वैल्यू ये पुट कर दो चाहे इसकी वैल्यू ये पुट कर दो, तो ये हो गया 500 इसका यहाँ पे मतलब 500 डिवाइड बाई 0.95 कितना हो जाएगा, 500 डिवाइड बाई 0.95 ये कितना होगा, ये आ रहा है दैट इज़ 52 पॉइंट, नहीं ये आ रहा 315। ठीक है, हमने क्या कर दिया, इसको इसमें डिवीज़न कर दिया, नहीं और इसको ये हो जाएगा 500 प्लस पी आई की जगह, पी आई को इट इज़ नहीं पी आई की जगह हमने लिख दिया पी सी एफ, तो ये हो जाएगा 1.6 पी सी एफ। तो पी सी एफ की वैल्यू फुल लोड कॉपर लॉस कितना हो जाएगा, इसको इधर भेज दो, ये हो जाएगा 26.315 डिवाइड बाई 1.6। ठीक है, 26.315 डिवाइड बाई 1.6 कितना आ रहा है, लाइक दिस वन, फिर ठीक है 16 हो गया, और उसमें मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं किससे, 0.6 से, तो ये मिलेगा 9.8 9.86, इसमें वैल्यू पुट करोगे तो ये आ रहा है 9.868। ठीक है, तो क्लोजर कौन सा है, बी जो होगा करेक्ट ऑप्शन होगा। बोलो किसी का डाउट हो तो पूछो जल्दी से। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन हुआ, बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। सिंपल है ना तो इसके करस्पॉन्डिंग कौन सा होगा, बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छे क्वेश्चन है इसलिए कैलकुलेशन वाले भी डाल दिए कि जिससे थोड़ा सा, ठीक है। अब चलो उसी से मिलता जुलता एक नया क्वेश्चन उसी में ऐड कर दिया हमने है। ठीक है, मिलता जुलता क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13, बताओ, इफ 500 kVA हैविंग एफिशिएंसी 9 वाट अवॉइड फुल लोड आल्सो 60% ऑफ फुल लोड बोथ यूनिटी पावर फैक्टर पीसी इज। अब यहाँ पे पीसी पूछ दिया, सेम क्वेश्चन, एक बार हमने क्या निकाल लिया, पीआई, तो ये जो कि जिसने ये वैल्यू निकाल ली है, अभी तो हमने पीसी निकाल लिया था ना, इसी को कितना कर दिया ये कितना था जी, 26.315 डिवाइड बाई 1.6 कितना है जी, 16, यह है 16.44। ठीक है, 16.44 नियर किसके करस्पॉन्डिंग है, ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, बोलो किसी का डाउट हो तो पूछो जल्दी से, किसी नहीं समझ में आया या जो भी है। सिंपल है क्वेश्चन, बहुत सिंपल है, ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत थी नहीं। सर हमने पहले निकाली, हाँ तो पहले निकाल ही लिया था, अभी वैल्यू डाटा चेंज कर देंगे तो फिर चेंज हो जाएगी चीज़ें। ठीक है, तो बहुत खुश होने की ज़रूरत नहीं है, खैर निकाल लिया तो अच्छी बात है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को रीड करते हैं और शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर जो भी है आपका, एक क्वेश्चन बहुत बड़ा है क्या जी, एक सेकेंड, हाँ क्वेश्चन कुछ बड़ा लग रहा है और इसको थोड़ा सा और अंदर लाना पड़ेगा। दिख रहा है सबको, हाँ, फॉर ए पावर ट्रांसफार्मर ऑपरेटिंग एट ए फुल लोड ड्रॉ वोल्टेज एंड करंट इक्वल टू, अच्छा वोल्टेज दिया हुआ है, करंट दिया हुआ है रिस्पेक्टिवली, एट पावर फैक्टर इतना, आयरन एंड कॉपर लॉस आर इक्वल टू व्हाट इज़ द एफिशिएंसी। अच्छा ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है, ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत है नहीं, बताओ करके बताओ सभी लोग। फार्मूला आपके पास है, फार्मूला आपके सामने है, हमको क्या डिटरमाइन करना है, एफिशिएंसी डिटरमाइन करना है। आउटपुट पावर क्या हो जाएगी, P0 की वैल्यू देखो
P0 जो होता है वो किसके करस्पॉन्डिंग, एक सेकेंड पहले लिख लेते हैं। जब तक हम कर रहे हैं तब तक आप अपने से करो, ट्राई करो। अपने से जितना ट्राई करोगे उतना ज़्यादा क्लोजर रिजल्ट के पहुंचोगे। देखो ये ऐसे हमने बताया था ना, जो छोटे क्वेश्चन हैं वो गलत नहीं होने चाहिए, इसीलिए कहा था ना कि न्यूमेरिकल भी प्रैक्टिस करना ज़रूरी है, क्योंकि फ्री के नंबर होते हैं ना। थोड़ा सा प्रैक्टिस करो, ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, बड़े क्वेश्चन करने की ज़रूरत नहीं है ऑब्जेक्टिव में। लेकिन ऐसा नहीं कि छोटे क्वेश्चन भी ना करो। कहेंगे सर बड़े होंगे नहीं, छोटे हो करेंगे नहीं, तो फिर करेंगे क्या? नहीं, जो क्वेश्चन में दिया हुआ है। फिर पावर ट्रांसफर और फुल लोड बोला है ना, तो पावर आउटपुट P0 की वैल्यू किसके करस्पॉन्डिंग, VI cos थीटा। V की वैल्यू दिया, फुल लोड पे वोल्टेज कितना, मतलब X की वैल्यू कितनी होगी, 1 के करस्पॉन्डिंग। ठीक है, तो कितना हो जाएगा ये हमारा cos फाई की वैल्यू कितनी, एक सेकेंड, ये 200 वोल्ट, अच्छा वोल्टेज दिया हुआ है, ये फुल लोड करंट दी रखी है, तो x लिखने की ज़रूरत नहीं। x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 100, और पावर फैक्टर 0.8, तो ये हो जाएगा 16। ये एक सेकेंड, ये तो इसको ख़त्म कर गया, ये 16, ठीक है, 1600 वाट। अच्छा, पावर फैक्टर 0.8, द आयरन एंड कॉपर लॉस आर इक्वल टू 100। अच्छा, आयरन लॉस और कॉपर लॉस दिया हुआ, एफिशिएंसी बस क्या हो जाएगा फिर, P0 मतलब 6। देखो एफिशिएंसी का फार्मूला ये P0 डिवाइड बाई P0 प्लस PI प्लस फुल लोड कॉपर लॉस है, दैट्स वाई PCF हो जाएगा। क्योंकि रेटेड यहाँ फुल लोड बोला ना, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1, इस वजह से डायरेक्टली। ठीक है, x इक्वल टू 1, बस वैल्यू पुट कर दो, ये 6 जो भी है, प्लस PI की वैल्यू कितने दिया हुआ जी हाँ देखो ये किलो वाट में दिया हुआ है, तो इन सबको भी किलो वाट में लिख दो, ज़्यादा सही है। इनको भी किलो वाट में नहीं, और ये 120, ठीक है, ये कितना हो जाएगा 120 किलो वाट, कुछ ज़्यादा दिया हो जी, एक सेकेंड, किलो वाट। अच्छा, आयरन लॉस किलो वाट में और ये भी किलो वाट में, इतना तो नहीं रहता है जी, वो वाट में ही होगा। वो 100 जो ये है ना, ये किलो वाट में नहीं होंगे ये दोनों, ये सिर्फ वाट में होंगे। इसको करेक्शन कर लो इसका, ठीक है, इतना लॉस नहीं हो सकता। जब वो अगर आपका P0 आपका किलो वाट में आ रहा है तो ये वाट में ही होंगे। ठीक है, एक चीज़ याद रखना कि वैल्यू भी तो ज़्यादा है ना, 120 और ये हो जाएगा 300। ठीक है, तो अब इसको अगर किलो वाट में लिखना हो तो पॉइंट, और यहाँ पे पॉइंट लिख देंगे, नहीं तो इसको इसमें ऐड कर दो, तो ये हो जाएगा 3.34 किलो वाट। बस निकाल लो, ये हो जाएगा 16 डिवाइडेड बाई, अच्छा ये वो नीचे हो जाएगा, चलो हाँ वो हो जाएगा 16 डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा 16.34, ये कितना होगा 979। तो क्लोज़र टू किसके हैं 97.9 क्लोज़र किसके करस्पॉन्डिंग है, ए की बी की सी, बोलो जल्दी से, ए की बी की सी की डी, ये आ रहा है 97.9 आएगा ना जी, 97.9, एक सेकंड, सब सही है ना जी, 16 डिवाइड बाई 16.34, 16 डिवाइड बाई, एक सेकंड, एक 120 है ना जी, एक सेकंड यहाँ मिस्टेक है, 120 प्लस 300, तो ये मिलेगा 420, तो हम लोगों ने गड़बड़ लिख दिया है, तो यहाँ मिलेगा 4, अब देखो यहाँ से, तो 16 डिवाइड बाई 16.42, ये मिलेगा 97.44, हाँ तो ये मिलेगा 97.44%।
100 से मल्टीप्लिकेशन करेंगे तब एग्जैक्ट आंसर आ रहा है। सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, सिली मिस्टेक है, तो सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। कितने लोगों ने निकाल लिया था सर? 1 माइनस लॉसेस डिवाइड बाई, हाँ इससे भी कर सकते थे इफ़िशियंसी। अभी हमने एक फार्मूला पढ़ा था, लॉसेस डिवाइड बाई पी आउटपुट प्लस लॉसेस, वहाँ से भी कर सकते थे। तो लॉसेस कितना है जी? 420.42 डिवाइड बाई 16 प्लस 0.42, 1 माइनस 0.4। चलो इसके करस्पॉन्ड में करके देख लेते हैं। ठीक है, 0.42 डिवाइड बाई 16.42 दैट इज़, और इसको -1 कर दो, सेम आंसर वही आ रहा है। यहाँ से भी 97.44 परसेंटेज में करेंगे तो। ठीक है, सही है, गुड, बहुत अच्छे, एक कदम आगे, एक कदम आगे चलो, बहुत अच्छे, एक कदम आगे चलना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा जो इफ़िशियंसी पर बेस्ड ऑन प्रॉब्लम्स। बोलो, किसी का डाउट हो तो पूछो जल्दी से। इफ़िशियंसी पर बेस्ड ऑन प्रॉब्लम जितनी वैरायटी बन सकती थी हमने इसमें करवा दी। तो चलिए अब हम लोग स्टार्ट करेंगे किसके करस्पॉन्डिंग, वोल्टेज रेगुलेशन पर बेस्ड ऑन प्रॉब्लम्स। तो इफ़िशियंसी का ख़त्म हो चुका है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 और ये है आपका 6। चलिए, द हाईएस्ट वोल्टेज ऑफ ट्रांसमिटिंग इलेक्ट्रिकल पावर इन इंडिया, बताओ कौन सा सही होगा? 33 kV करस्पॉन्डिंग वाला कि 66 kV कि 132 और कि 600 kV? इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से करंट सिनेरियो का करस्पॉन्डिंग बात हो रही है। ठीक है, करंट सिनेरियो। ठीक है, करंट सिनेरियो में आपका जो है उसकी बात हो रही है। 750, हाँ हाईएस्ट 750 kV AC के लिए है ना, 750 kV जो है AC के लिए। ठीक है, 800 जो है kV करस्पॉन्डिंग प्रोसीजर में है, लेकिन फ़िलहाल अभी जो है किसके करस्पॉन्डिंग 66 kV, सॉरी 66 का 600 kV करस्पॉन्डिंग DC। ठीक है, और प्रोसेसर में कौन से कितना है? 800। कमिंग ईयर 1-2 साल में आप देखेंगे कि हम जो है 800 kV को भी जो है अचीव कर चुके हैं। ठीक है, DC ट्रांसमिशन वोल्टेज हाईएस्ट इन इंडिया जो है अभी 600 है, और इन फ्यूचर जो प्रोसीजर में है वो कौन सा है? 800। ठीक है, चलो कोई दिक्कत नहीं। नाउ नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो भी है, नेक्स्ट क्वेश्चन करस्पॉन्डिंग आप आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 17, ए ट्रांसफार्मर कैन हैव जीरो वोल्टेज रेगुलेशन। जीरो वोल्टेज रेगुलेशन किस में मिलता है हमको? लीडिंग पावर फैक्टर में कि लैगिंग पावर फैक्टर में कि यूनिटी पावर फैक्टर? सबको पता है लीडिंग पावर फैक्टर में नहीं। वी वोल्टेज रेगुलेशन जो है एक्स याद है, RPU cos फाई माइनस XPU sin फाई, यही है फॉर लीडिंग पावर फैक्टर। लीडिंग पावर फैक्टर में वोल्टेज रेगुलेशन क्या मिलेगा हमको? जीरो मिल सकता है, अदरवाइज अदर में किसी में नहीं मिलता है। तो कौन सा ऑप्शन है? ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, चलो ये तो खैर इजी था, तो सब ऐसा मुझे नहीं लगता किसी ने गलत किया होगा। करीब सबके सही हैं। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। तो ये था 17, हम बात करेंगे 18 के लिए। बोलो,
what will happen to given transformer if it made to run at its rated voltage but reduce frequency? What will be happen to given transformer if it made to run at its rated voltage but reduce frequency? rated voltage पे वर्क करे लेकिन frequency क्या कर दे, reduce करे, reduce हो तो flux density remain unaffected, iron loss are reduced, core flux density is reduced, core flux density is increases. Which one is correct? बोलो जल्दी जल्दी. core flux density, अच्छा डी, अच्छा डी. रीजन लिखो, रीजन क्यों? रेटेड वोल्टेज पर बट फ्रीक्वेंसी क्या हो रही है, रिड्यूस हो रही है. फ्रीक्वेंसी क्या हो रही है, रिड्यूस हो रही है ना. रेटेड वोल्टेज पे रन कर रहा है, वर्क कर रहा है, बट फ्रीक्वेंसी रिड्यूस हो रही है. सर एक्सप्लेनेशन बोलो कौन सा? कोर फ्लक्स डेंसिटी इज इंक्रीज. कैसे बताओ हमको. हाँ देखो ई की वैल्यू किसके करस्पॉन्डिंग होती है. देखो जो ई होता है, ई दिस इक्वल टू √2πfn/m. ठीक है. इसके बारे में बोला है कि ये क्या है, कांस्टेंट. इसके बारे में क्या बोला है, दैट इज कांस्टेंट. ठीक है. जब ये कांस्टेंट होगा तो फ्रीक्वेंसी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगी, जो फ्रीक्वेंसी जो होगी यहाँ पे फाइम के बारे में, कोर फ्लक्स फाइम इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एफ 1/f. नहीं, यहाँ से देख सकते हैं अगर फ्रीक्वेंसी को क्या कर दे, अगर ये इंक्रीज करेंगे तो ये क्या होगा, रिड्यूस कर जाएगा. ठीक है. तो कोर फ्लक्स डेंसिटी इज इंक्रीज. अच्छा क्या हो रहा है, फ्रीक्वेंसी रिड्यूस हो रही है. अगर फ्रीक्वेंसी रिड्यूस होगी, फ्रीक्वेंसी रिड्यूस तो ये क्या हो जाएगा, कोर फ्लक्स डेंसिटी इंक्रीजेस. तो विच वन इज करेक्ट. ठीक है, डी इज द करेक्ट ऑप्शन. चलो रीजन समझ में आ गया ना. कोई रीजन आना चाहिए, ये नहीं कि कुछ भी कि अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बोल, ये वाला सिस्टम मत रखो अभी फिलहाल. इसीलिए डिटेलिंग करवाई, नहीं तो अक्कड़ बक्कड़ लगाना तो फिर फायदा क्या. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 19. क्वेश्चन नंबर 19. चलिए. इन एक्चुअल ट्रांसफार्मर द आयरन लॉस रिमेन प्रैक्टिकली कांस्टेंट फ्रॉम नो लोड टू फुल लोड बिकॉज ऑफ. एक्चुअल ट्रांसफार्मर आयरन लॉस रिमेन क्या होता है, प्रैक्टिकली कांस्टेंट होता है फ्रॉम नो लोड टू फुल लोड. द वैल्यू ऑफ बताओ. इन एक्चुअल ट्रांसफार्मर इन आयरन लॉस रिमेन प्रैक्टिकली कांस्टेंट फ्रॉम नो लोड टू फुल लोड बिकॉज ऑफ. वैल्यू ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो रिमेन कांस्टेंट. permeability of transformer core remain constant, core flux remain practically constant, primary voltage remain constant. Which one is correct option? बताओ कौन बताएगा. नो लोड टू फुल लोड बोला है, याद रखो. बोला ना एक्चुअल ट्रांसफॉर्मर द आयरन लॉस रिमेन प्रैक्टिकली कांस्टेंट फ्रॉम नो लोड टू फुल लोड. नो लोड से फुल लोड पे जाने पे आपका जो आयरन लॉस होता है वो क्या होता है, कांस्टेंट होता है. ठीक है. बिकॉज क्यों होता है ऐसा, क्योंकि द वैल्यू ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो रिमेन कांस्टेंट. ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो क्या होता है, रिमेन कांस्टेंट. इस वजह से कि परमेबिलिटी ऑफ ट्रांसफार्मर को रिमेन कांस्टेंट. परमेबिलिटी से कोई मतलब नहीं होता है. ठीक है. कोर फ्लक्स रिमेन प्रैक्टिकली कांस्टेंट. प्राइमरी वोल्टेज रिमेन कांस्टेंट. किसकी वजह से. ठीक है. बताओ. ट्रांसफार्मर नो लोड से फुल लोड जाने पे फाइम क्या मिलता है हमको, कांस्टेंट मिलता है. तो किसकी वजह से, जो कोर फ्लक्स होता है वो क्या होता है, रिमेन कांस्टेंट होता है. तो इसी वजह से जो कोर आयरन लॉस जो होता है वो होता क्या है, कांस्टेंट इज द. किसके करस्पॉन्डिंग होता है ये आयरन लॉस. जो आयरन लॉस या कोर लॉस जिसको बोलते हैं वो होता है एडी करंट लॉस प्लस हिस्टेरेसिस लॉस. ठीक है. ये दोनों ही किस पे डिपेंड करते हैं, बीएम पे. और बीएम अगर कांस्टेंट है तो नॉर्मल सी बात है, ये भी क्या मिलेगा, कांस्टेंट मिलेगा. ठीक है.
बोलो। तो विच वन इज मोर इफेक्टिव? आंसर सी इज द मोर इफेक्टिव। ठीक है, मोर इफेक्टिव आंसर कौन सा होगा? सी। चलो निगेटिव वोल्टेज रेगुलेशन इंडिकेट क्या है? निगेटिव वोल्टेज रेगुलेशन क्या इंडिकेट करता है? कैपेसिटिव लोडिंग वैल्यू, इंडक्टिव लोडिंग वैल्यू, इंडक्टिव और रेजिस्टिव लोडिंग और कैन नॉट बी डिटरमाइन। क्या इंडिकेट करता है? क्वेश्चन करस्पॉन्डिंग ढंग से पढ़ो, जल्दबाजी नहीं। ठीक है, वोल्टेज रेगुलेशन अगर निगेटिव आ रहा है बताओ। निगेटिव का मतलब क्या हुआ? वोल्टेज रेगुलेशन निगेटिव का मतलब ये क्या होता है? दैट इज कैपेसिटिव लोडिंग। किस कब मिलता है? कैपेसिटिव लोडिंग करस्पॉन्डिंग। इसमें ज़्यादा सोचने की क्या जरूरत है जी। नेगेटिव साइन क्या होता है? वोल्टेज रेगुलेशन कैलकुलेट लीडिंग नेचर का होगा ना। अगर वोल्टेज रेगुलेशन नेगेटिव आ रहा है तो इसका मतलब वो कैसे होगा? लीडिंग नेचर का होगा। ठीक है, तो आप कहते हैं ना नो लोड माइनस फुल लोड, नहीं हम लोग लिखते हैं नो लोड माइनस फुल लोड डिवाइड बाय फुल लोड। इसका मतलब फुल लोड की वैल्यू क्या होगी? नो लोड से ज़्यादा मिलेगी, तभी वो पॉसिबिलिटी बनती है। ठीक है, खैर क्लियर है कि नहीं? तो विच वन इज़ करेक्ट? वैसे तो आंसर इसका हो ही गया, कौन सा होगा? ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 21। बोलो, व्हेन विल ए ट्रांसफार्मर हैव रेगुलेशन क्लोजर टू जीरो? ठीक है, अगर वोल्टेज रेगुलेशन क्लोजर टू जीरो हो तो ऑन फुल लोड पे कि ओवरलोड के कि ऑन लीडिंग पावर फैक्टर पे कि जीरो पावर फैक्टर पे? ऑन जीरो पावर फैक्टर। बताओ। वाह वाह वाह, लीडिंग 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 लीडिंग, हाँ क्लोजर टू जीरो। ठीक है, तो ये किस केस में मिलेगा? ओनली लीडिंग के केस में। ठीक है, बता दो सही, इसमें पूछने वाली क्या बात है? ठीक है, तो कौन सा होगा? लीडिंग। सी इज द करेक्ट ऑप्शन। नाउ नेक्स्ट वन, नेक्स्ट क्वेश्चन, ए गुड वोल्टेज रेगुलेशन ऑफ ए ट्रांसफार्मर इंडिकेट। गुड वोल्टेज रेगुलेशन ट्रांसफार्मर का क्या इंडिकेट करता है? आउटपुट वोल्टेज फ्लक्चुएशन फ्रॉम नो लोड टू फुल लोड इज लीस्ट। यस, पहला ही है, जो अदर के बारे में जो सोचने की जरूरत नहीं है। ये पावर फैक्टर से कोई मतलब नहीं। पावर फैक्टर नेक्स्ट है डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी सेकेंडरी। प्राइमरी सेकेंडरी से मतलब नहीं हो तो वो होता है नो लोड से फुल लोड का करस्पॉन्डिंग। तो विच वन इज करेक्ट? ए इज द करेक्ट ऑप्शन। क्लियर? बोलो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। अच्छा क्वेश्चन है नहीं? नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर जो भी है अपने हिसाब से कर लो, 22 के 23 जो भी है 23, ये हो गया आपका। ठीक है, देखो क्वेश्चन करस्पॉन्डिंग क्या बोला है? द मिनिमम वोल्टेज रेगुलेशन अकर्स व्हेन द पावर फैक्टर ऑफ द लोड इज यूनिटी। मिनिमम वोल्टेज रेगुलेशन के लिए यूनिटी, द मिनिमम वोल्टेज रेगुलेशन अकर करता है व्हेन द पावर फैक्टर ऑफ द लोड इज यूनिटी, लैगिंग की लीडिंग की जीरो। बताओ हमको
मिनिमम वोल्टेज रेगुलेशन, ठीक है। मिनिमम वोल्टेज रेगुलेशन कितना हो सकता है बताओ? 0। मिनिमम वोल्टेज रेगुलेशन कितना होता है? 0। किस केस में आकर करेगा? ओनली लीडिंग पावर फैक्टर के केस में। ऐसे देख लो यहीं पे। तो कौन सा? सी इज द करेक्ट ऑप्शन। सी इज द करेक्ट ऑप्शन। बोलो, किसी की दिक्कत हो तो बोलो, पूछो जल्दी से कि सर यहाँ पे दिक्कत है या जो भी है। उसको यहीं पे रिजॉल्व करके ख़त्म करो। जो भी डाउट हो तुरंत का तुरंत ख़त्म। ये नहीं कि कल के भरोसे, ठीक है। कल के भरोसे नहीं रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ये जो भी क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 23। अब 24 24 की क्रॉस वोल्टेज रेगुलेशन ऑफ ट्रांसफार्मर इज गिवन बाई, कौन सा सही है? वाह, लाइन से बी 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 बी। चेंज इन वोल्टेज राइज कौन सा होगा? E2 माइनस V2 डिवाइड बाई E2। नो लोड वोल्टेज माइनस फुल लोड डिवाइड बाय फुल लोड। नो लोड वोल्टेज माइनस फुल लोड डिवाइड बाय फुल लोड, ठीक है। देखो यहाँ पे पहली बात तो E2 V2 के बारे में बोला नहीं है, तो अपने मन से कैसे डिसाइड कर लिया? नहीं, यहाँ पे तो बोला ही नहीं कि वो E2 है कि V2 है, ठीक है। तो वोल्टेज रेगुलेशन करस्पॉन्डिंग अपने मन से नहीं बोलोगे, वहाँ पे बोल देगा कि E2 क्या है V2 क्या है। तो फार्मूला क्या? नो लोड माइनस फुल लोड डिवाइड बाई फुल लोड, वो फार्मूला है। तो उसके करस्पॉन्डिंग जो बनेगा उसको आप वहाँ पे टिक करोगे। तो यहाँ पे हम कह नहीं सकते, ठीक है, कौन सा होगा, किसको उसने माना है, हमें पता नहीं। तो अननेसेसरी कुछ भी नहीं, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 25। ऑन विच लोड पावर फैक्टर 0 वोल्टेज रेगुलेशन विल बी अचीव? 0 1 लीडिंग की लैगिंग? ये तो सबको पता है। किसके करस्पॉन्डिंग? लीडिंग के करस्पॉन्डिंग, ठीक है। किसके करस्पॉन्डिंग? लीडिंग करस्पॉन्डिंग। चलो कोई नहीं, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब अच्छे क्वेश्चन और आएंगे, न्यूमेरिकल थोड़ा सा कर लिया जाए। नहीं, थ्योरी कुछ ज़्यादा हो गई काफ़ी टाइम से, अब न्यूमेरिकल वाले भी कर लिया जाए। नहीं तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ए ट्रांसफार्मर हैज रेजिस्टेंस एंड रिएक्टेंस पर यूनिट इज एज इतना दिया हुआ रिस्पेक्टिव। व्हाट विल बी इट्स वोल्टेज रेगुलेशन ऑफ 0.8 पावर फैक्टर लैगिंग एंड लीडिंग? तो 0.8 पावर फैक्टर लैगिंग और लीडिंग करस्पॉन्डिंग हमको देखना है, बताओ जल्दी से, ठीक है। एक बार लीडिंग के करस्पॉन्डिंग देख लो, एक बार लैगिंग के करस्पॉन्डिंग निकाल लो, बस कुछ करना नहीं है इसमें। पर यूनिट वैल्यू दे रखी है रेजिस्टेंस की, और यहाँ पे कुछ बोला नहीं है कि किसके करस्पॉन्डिंग देख रहे हैं।
तो यहाँ पे x की वैल्यू क्या लोगे, फुल लोड के करस्पॉन्डिंग x की वैल्यू वो ले लेना, ठीक है। तो पहले तो x की वैल्यू किसके करस्पॉन्डिंग है, 0.01 और पावर फैक्टर 0.8 माइनस एक्स पी यू की वैल्यू कितनी है 0.04 और इसके ये 0.6। कॉस की वैल्यू अगर 0.8 है तो साइन की वैल्यू क्या मिलती है, 0.6 मिलती है। करके देखो कितना मिलेगा, 0.01 इंटू 0.8 माइनस 0.04 इंटू 0.6 कितना आ रहा है, माइनस 0.016, मतलब ये कितना हो जाएगा, इसमें 100 से क्या कर दो मल्टीप्लिकेशन, 1 - 1.6, ठीक है। कब, लीडिंग के केस में, लीडिंग केस में -1.6 और इसी को ऐड कर दो तो वो क्या हो जाएगा, लैगिंग वाला। 0.01 इंटू 0.8 प्लस 0.04 इंटू 0.6, ये कितना आ रहा है 3.2, वो 3.2%। तो विच वन इज़ करेक्ट, ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन, नहीं बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन, नहीं बी क्या होगा, बी कितने लोगों का आया, बी क्लियर है ना, सिंपल सा। ये फार्मूले में ये लीडिंग के लिए है तो लैगिंग के लिए क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो प्लस में जब इस यहीं पे प्लस कर दो तो ये मिला 3.2, परसेंटेज में करोगे तो 100 से मल्टीप्लिकेशन। हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन, मैक्सिमम, अच्छा क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव पॉइंट से तो अच्छा ही है। 27 क्वेश्चन, बोलो कौन बताएगा। एट विच पावर फैक्टर वन विल बी गेट मैक्सिमम वोल्टेज, वोल्टेज रेगुलेशन मैक्सिमम कब मिलता है, लीडिंग की लैगिंग, लीडिंग की लैगिंग की लीडिंग की लैगिंग, मैक्सिमम मिनिमम नहीं। जब मिनिमम की बात करेंगे तो किस पे मिलेगा, लीडिंग पे, और मैक्सिमम की बात करेंगे तो याद है डिफरेंशिएट करके निकाला था हम लोगों ने, तो लैगिंग के केस में कौन सा ऑप्शन, डी इज़ द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। चलो नेक्स्ट, चलो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, ये ज़्यादा दिमाग लगाने वाला क्वेश्चन नहीं था। चलिए एक बार फार्मूला ही पूछ दिया। विच इज़ करेक्ट फेजर इक्वेशन इंडिकेट द ट्रांसफार्मर वोल्टेज लैगिंग, लैगिंग के लिए कौन सा होगा जी V1 की वे कौन सा होगा, हाँ V1 दिस इक्वल टू V2 प्लस आई, V1 दिस इक्वल टू V2 प्लस आई आर जो भी है, आर कॉस फाई प्लस एक्स साइन फाई, कौन सा होगा, फर्स्ट सेकंड की, थर्ड की, फोर्थ की, कौन सा। यहाँ पे बोला है किसके करस्पॉन्डिंग, हमको वोल्टेज रेगुलेशन लैगिंग के लिए देखना है। तो लैगिंग के लिए क्या होता है, आर कॉस फाई प्लस एक्स साइन फाई, ये तो पहले क्लियर करो कौन सा सही है इसमें से, ये वाला टर्म। तो एक तो फिक्स है कि सी वाला नहीं होगा, ठीक है, सी तो नहीं होगा, ठीक है। और ये क्या होता है, वी दिस भी इक्वल टू सेंडिंग इन दिस भी इक्वल टू, हाँ यही है, सेंडिंग इन दिस भी इक्वल टू रिसीविंग इन प्लस ये, तो ये कौन सा, ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन। प्राइमरी वोल्टेज V1 क्या इंडिकेट करता है, प्राइमरी वोल्टेज। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28 था ये, चलो कोई नहीं 29, क्वेश्चन नंबर 29, हाँ विच ऑफ द फॉलोइंग फेजर इंडिकेट द ट्रांसफार्मर वोल्टेज रेगुलेशन लीडिंग के लिए, क्या हो जाएगा, फर्स्ट वही V1 दिस इक्वल V2 आर कॉस फाई माइनस एक्स साइन फाई वाला, ठीक है। ये फ्री के नंबर हैं ये सब, ये सब फ्री के नंबर हैं, गलती से भी गलत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 30,
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द करेक्ट फार्मूला गेट द पावर फैक्टर एंगल इज लीडिंग कंडीशन, tan phi इज इक्वल टू एक्स बाई आर, tan r बाई एक्स, वॉट एवर, कौन सा होगा, कौन बताएगा हमको? लीडिंग पावर फैक्टर करस्पॉन्डिंग, बोलो। tan phi किसके करस्पॉन्डिंग मिलेगा? लीडिंग पावर फैक्टर में यही देखो, आर्क लाइक दिस वन, उठा के जीरो पुट कर दो, ठीक है। यहाँ से अगर जीरो पुट कर दें तो आपको क्या मिलेगा? आर पी यू कॉस फाई माइनस एक्स पी यू साइन फाई इज इक्वल टू जीरो। तो यहाँ से देखो, आर पी यू डिवाइड बाई एक्स पी यू क्या मिलेगा? tan फाई। तो फाई की वैल्यू क्या मिलेगी? tan फाई दिस इक्वल टू आर बाई एक्स है, देखो कहीं, ठीक है। आर बाई एक्स इज द राइट आंसर। कौन सा होगा? बी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्लियर है ना जी? चलो इसी टाइप का एक और ले लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 32, ये 30 जो भी है, 31 करस्पॉन्डिंग। अब बताओ लैगिंग के लिए, इन केस ऑफ लैगिंग पावर फैक्टर करस्पॉन्डिंग, लैगिंग पावर फैक्टर में हमको क्या मिलता था, याद करो? tan फाई, लैगिंग केस में हम इसको प्लस लिखते थे, जब डिफ्रेंशिएट करते थे तो हमको क्या मिलता था? ये माइनस और ये प्लस में, नहीं, डिफ्रेंशिएट करने के बाद। फिर इसके बाद मैक्सिमम वोल्टेज रेगुलेशन के लिए हम लोग डिफ्रेंशिएट करते थे ना, तो फिर यहाँ से क्या मिलेगा? tan फाई दिस इक्वल टू आर डिवाइड बाई एक्स, ठीक है। cos फाई क्या मिलेगा? cos फाई की वैल्यू आर अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर। तो विच वन इज करेक्ट? लैगिंग पावर फैक्टर कंडीशन के लिए पावर फैक्टर एंगल, यहाँ बोला पावर फैक्टर एंगल जो होगा किसके करस्पॉन्डिंग वाला सही होगा? विच वन इज करेक्ट? सी इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। नाउ लास्ट वन, फॉर जीरो वोल्टेज रेगुलेशन ऑफ ट्रांसफार्मर अचीव ए वन, पर लिख लो, क्वेश्चन नंबर 32, क्वेश्चन नंबर 32, ठीक है। जीरो वोल्टेज रेगुलेशन ऑफ ट्रांसफार्मर अचीव पावर फैक्टर लीडिंग, ट्रू की फॉल्स? बताओ, जीरो वोल्टेज रेगुलेशन फॉर ए ट्रांसफार्मर अचीव एट 1, ठीक है। मतलब कॉस की पावर फैक्टर 1 हो सकता है क्या? किस केस में? जीरो वोल्टेज रेगुलेशन के केस में नहीं, 1 पावर फैक्टर लीडिंग के केस में बोला है। पावर फैक्टर यूनिटी करस्पॉन्डिंग कहाँ मिलता है जी हमको? तो ये फॉल्स है ना। जीरो वोल्टेज रेगुलेशन जो होता है कंडीशन में नॉट अकरिंग इन यूनिटी पावर फैक्टर, वो लीडिंग पावर फैक्टर करस्पॉन्डिंग होता है ना, ठीक है। जीरो वोल्टेज रेगुलेशन यहीं से देख लो, यूनिटी पावर फैक्टर पे होगा क्या? नहीं, लीडिंग पावर फैक्टर पे होता है ना। तो ये हो गया हमारा वोल्टेज रेगुलेशन पर पेशेंट प्रॉब्लम्स। पहले बताओ क्लियर है कि नहीं? यहाँ तक ऐसा कोई है जिसको बाउंस कर रहा हो? बोलो, ऐसा कोई है जिसको लग रहा है कि सर तो ये हो गया हमारा वोल्टेज रेगुलेशन और इफ़िशियंसी पर बेस्ड ऑन प्रॉब्लम्स। तो आज हम लोगों ने जो डिस्कस किया इफ़िशियंसी और वोल्टेज रेगुलेशन पर बेस्ड ऑन प्रॉब्लम, ठीक है। फिर नेक्स्ट हम लोग नेक्स्ट के करस्पॉन्डिंग चलेंगे, ठीक है। चलो आज के लिए बस इतना ही।